मेरा नाम अमिता है। मैं एक शहर की रहने वाली हूँ। हम 2 बहन भाई थे। मेरे पापा पार्क में पेड़ पौधों की देखरेख करते थे। बस यूं कहें छोटे से नौकर थे। उनकी सैलरी से तो घर का गुजारा भी नहीं चलता था, इसीलिए वह पार्क के अंदर अलग अलग चीजें भी बेचा करते थे, जिससे हमारा दिन का खर्चा पूरा हो जाता था और घर का चूल्हा चलता रहता था। जब मेरी माँ फेफड़ों के मर्ज में शामिल होकर बहुत कमजोर हो गई तो मजबूरन फिर उनको अस्पताल ले जाना पड़ा। अस्पताल के खर्चे को पूरा करने के लिए हम दोनों बहन भाई भी पापा के साथ मेहनत मजदूरी करने लगे, मगर इसके बावजूद भी इतना ना कमा पाते थे कि माँ का इलाज जारी रख सकते, तो मजबूरन मेरे पापा ने सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट ले ली और रिटायरमेंट लेने पर उनको जो 3 लाख रुपए का फंड मिला वो उन्होंने माँ के इलाज पर लगा दिया। इतने खर्चे के बावजूद भी मेरी माँ ठीक ना हो पाई। सिसक कर मरने की बजाय अस्पताल में ही सुकून से उनकी मृत्यु हो गई। माँ की मृत्यु के बाद मेरा छोटा भाई घर में रहते हुए डरता था और मैं जो कि जवानी की चौखट पर खड़ी थी, तो मुझे पापा अकेली घर पर नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए पापा हम दोनों बहन भाइयों को स्कूल से वापस आने के बाद बाकी टाइम में अपने साथ पार्क में ले जाते थे। पापा और भाई वहाँ सर्दियों में चाय, सूप, अंडे और समोसे और गर्मियों में लेमन सोडा, इडली, आलू बुखारे का पानी और शिकंजी वगैरह बेचते और मैं वहाँ एक लाइट के नीचे रोशनी में बैठकर पढ़ती रहती थी। मैं क्योंकि जवान हो चुकी थी, इसलिए इस नादान उम्र में आम लड़कियों की तरह मुझे भी लड़कों में दिलचस्पी पैदा होने लगी और अपनी दूसरी सहेलियों से सुनकर मेरा भी दिल चाहने लगा कि मेरा भी बॉयफ्रेंड हो। मुझे याद है कि जब कॉलेज में मेरा पहला साल शुरू हुआ था तो मेरे पापा ने मुझे पास बैठाकर बहुत मोहब्बत से समझाया था कि बेटा, माँ बाप की मोहब्बत के सिवा किसी इंसान की मोहब्बत सच्ची नहीं होती। मैं नहीं चाहता कोई दरिंदा इंसान मेरी बेटी को बहका कर उसके जज्बात को ठेस पहुँचाए या मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हुए तुझे बर्बाद कर दे। मैंने पापा की बातों को समझ लिया, लेकिन सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए। बस उसके बाद शाम को जब मैं पार्क में बैठी पढ़ रही होती तो मुझे महसूस होता कि एक लड़का लगातार मुझे देखे जा रहा है। मैं चाह कर भी उसे नजरअंदाज नहीं कर पाती थी। यहाँ तक कि कुछ दिनों बाद मैंने अपने पापा के संस्कार और वह सारी बातें जो पापा ने मुझसे कही थी उन्हें अपने दिमाग से निकाल मैंने उस लड़के से आंखें मिला ली और फिर आमने सामने बात करने के बाद बात मोबाइल नंबर तक पहुँच गई। फिर मैं पापा के मोबाइल से रात को चोरी छुपे सारी रात अपने आशिक से बातें करने लगी। फिर उसी पार्क में पापा और भाई की नजरों से ओझल होकर मैं अपने आशिक से मिलने लगी। बाद में मुझे अपने आशिक की मोहब्बत इतनी सच्ची लगने लगी कि मैंने पापा की मोहब्बत और उनके संस्कारों को भुलाकर अपना जिस्म अपने आशिक को सौंप दिया। और फिर इस पाप की ऐसी लत लगी कि पता नहीं कितनी बार उस इंसान ने मेरा जिस्म नोचा। बाद में जब मैंने इससे जिद की कि वह मुझसे शादी कर ले तो उसने टाल मटोल से काम लेना शुरू कर दिया। जब मैंने उसके सभी बहाने दूर कर दिए तो उसने कहा कि वो इस बात से डरता है कहीं तुम्हारे पापा कोर्ट मैरिज करने के बाद इस पर केस ना कर दे, इसलिए मैं नहीं कर सकता। इसलिए मेरे पापा को रास्ते से हटाना जरूरी था। एक गैर लड़के की मोहब्बत में अंधे गुनाह के दलदल में धंसी हुई मैं अमिता अपने आशिक की बातों में आकर अपने पापा को कत्ल करने पर तैयार हो गई और पापा को नींद की गोलियां खिलाकर अपने आशिक को घर बुला लिया। उसने गला दबाकर मेरे पापा की जान ले ली और खुद कुछ दिन के लिए अपने गांव चला गया। मेरे पापा क्योंकि गरीब और बीमार थे इसलिए किसी को भी शक ना हुआ कि उनका कत्ल हुआ है। बिना किसी कानूनी कार्रवाई के उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया और पापा की मृत्यु के 10 दिन बाद मेरे भाई ने किसी कंपनी में जॉब करनी शुरू कर दी। मैंने अपने आशिक से बात कर ली और जब एक दिन भाई घर से निकला तो मैं अपने आशिक के साथ निकलकर फरार हो गई और हम दोनों ने शादी कर ली और उनके गांव पहुंच गई। वहां जाते ही उसके घर वालों ने मुझे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मजबूरन मेरे आशिक ने गांव के अपने किसी करीबी दोस्त से उसका खाली पड़ा घर मांगा जिसमें वह मुझे कुछ दिन रख सके, मगर इसके दोस्त ने घर देने के बदले मेरा जिस्म मांग लिया
और वह मेरा पति जिसके खातिर मैंने अपने सगे पिता की जान ले ली थी, उसने अपने दोस्त की शर्त मान ली। और जब मुझसे उसने अपने दोस्त की शर्त के बारे में बात की तो मैंने उसको समझाया कि तुम मेरे 7 जन्मों के साथी हो, मैं तुम्हारे सिवा किसी और मर्द के बिस्तर की खुशबू नहीं बन सकती। इस जवाब में उसने मुझे मेरे बाप की मेरे हाथों मौत का हवाला देते हुए कहा कि जो अपने रक्षकों को अपने हाथों से मार दे तो उनका जिस्म फिर गैर नोचते ही रहते हैं। जब मैं किसी भी हाल में उसके दोस्त की हवस मिटाने पर तैयार ना हुई तो उसने मुझे मारना शुरू कर दिया और इतना मारा कि मैं बेहोश हो गई, और बेहोशी की हालत में भी उसने मेरा जिस्म अपने दोस्त को तोहफे में दे दिया और उसके दोस्त ने अपनी हवस मुझसे बुझाई। उसके बाद मेरे आशिक यानी मेरे पति की असलियत खुलकर मेरे सामने आ गई। उसने दलाल बनकर पैसों के खातिर मुझे बेचना शुरू कर दिया। अगर कभी मैं प्रेग्नेंट हो जाती तो वो मेरा अबॉर्शन करवा देता, मगर अब मैं 5वीं बार प्रेग्नेंट थी तो मैंने यह बात उससे छुपा ली। यहाँ तक कि अब मेरे पेट में मौजूद बच्चा 6 महीने का हो चुका था। इसका अबॉर्शन अब मुमकिन नहीं था, और जब यह बात उसे पता चली तो उसने मुझे इतना मारा कि मेरा सर फट चुका था। आसपास के लोगों ने मेरी जान बचाई, वरना मेरा पति आज मुझे कत्ल करने को तैयार था। मुझे पानी का गिलास दिया गया जिसमें मेरा सर से बहने वाला खून गिर गिर कर पानी भी लाल हो चुका है। रो रो कर मेरी हिचकियां बंध चुकी है। मेरे जिस्म से दर्द की लहर उठ रही है। मेरा आशिक यानी मेरा पति जिसके कहने पर, जिसके खातिर मैंने अपने सगे बाप की जान ली थी, उसने आज लोगों के सामने मुझे वैश्या औरत कहकर तलाक के पेपर पर सिग्नेचर करा लिए और मेरे पेट में मौजूद बच्चे को अपना मानने से इनकार कर दिया है। गांव के कुछ अच्छे लोगों ने मेरे इलाज के बाद मुझे अनाथ आश्रम भेजने का फैसला कर लिया है और इस समय मैं अस्पताल में अपने जख्मों पर मरहम पट्टी करवा रही हूँ। अब मैं नहीं जानती मेरी आगे की जिंदगी कैसे गुजरेगी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा नाम सुमन है। मैं हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव से संबंध रखती हूँ। बचपन में ही मेरे पापा की मृत्यु हो गई थी। मेरे पापा को मिलने वाला फंड मेरे अंकल ने मेरी माँ से हड़प लिया था और मेरे पापा की मृत्यु के 1 महीने बाद ही हमें यह कहकर घर से निकाल दिया था कि भाई मरने से पहले यह घर अपनी माँ के नाम कर गए थे। मेरे नाना की भी मृत्यु हो चुकी थी। मेरी माँ की सिर्फ एक ही बहन थी, कोई भाई भी नहीं था। इसलिए मेरी माँ मुझे लेकर अपनी बहन के घर आ गई। मेरी मौसी जी की शादी हो चुकी थी और मेरे मौसा जी ने हमें वहाँ रहने की इजाज़त दे दी। मेरे मौसा जी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। कुछ ही दिनों बाद मेरी माँ को महसूस हुआ कि मौसा जी उन्हें ठीक निगाहों से नहीं देखते। जब भी मेरी माँ उनके सामने जाती तो वह मेरी माँ को ऊपर से नीचे तक बड़े ही गौर से देखते, क्योंकि मेरी माँ अभी जवान थी और अपनी बहन से ज्यादा गोरी और खूबसूरत भी थी। मेरी माँ को यह सब अच्छा नहीं लगता था। आखिरकार एक दिन तंग आकर उन्होंने अपनी बहन को सब कुछ बता दिया। मेरी मौसी ने माँ की साइड लेने की बजाय उन्हें बुरा भला कहना शुरू कर दिया और कहा कि तुम ही गलत हो, मेरे पति पर इल्जाम लगा रही हो, वह तो ऐसे है ही नहीं। और फिर कुछ ही दिनों में उन्होंने भी हमें अपने घर से निकाल दिया। मेरे मौसा जी ने तो बहुत कोशिश की कि हम वही उनके साथ रहे, मगर मेरी मौसी बहुत लड़ाकू थी। उनके सामने मेरे मौसा जी की एक ना चली थी। मेरी माँ और मैं रोते हुए वहाँ से चले आए। मेरी माँ के पास मुझसे बड़ा एक लड़का भी था, मगर बेचारा एक किन्ना था। मेरे पापा ने उसे रखने से इनकार कर दिया था और मेरी माँ से कहा कि उसे किसी किन्ना के पास या किसी संस्था में छोड़ाओ, मगर माँ तो माँ होती है। इसलिए मेरी माँ अपने बेटे को खुद से हमेशा के लिए अलग ना कर सकी और मेरे किन्ना भाई, जिसका नाम विशाल था, और माँ ने उसे अपनी बे औलाद दोस्त कांति जी के हवाले कर दिया था और कहा था कि मैं वक्त आने पर अपनी अमानत ले जाऊंगी। मैं अपने किन्ना भाई से बचपन में 1-2 बार ही मिली थी। उसके बाद मैंने पापा को बता दिया था कि माँ किसी बच्चे से मिलने जाती है, तो मेरे पापा ने मेरी माँ को बैल से बहुत मारा था। उस दिन के बाद मैं अपने किन्ना भाई से नहीं मिली, ना कभी मेरी माँ मुझे साथ लेकर गई और ना ही मुझे पता है कि मेरी माँ विशाल से मिलती भी है या नहीं।
मौसी जी के द्वारा हमें घर से निकालने के बाद मेरी माँ मुझे अपनी कामवाली बाई के घर ले गई। कामवाली मानसी बाई, जो कि पहले से ही मेरी माँ के बारे में सब कुछ जानती थी, उन्होंने हमें अपने घर में रख लिया। उनकी एक बेटी और एक बेटा था। बेटी की शादी कर दी थी, मगर बेटा अभी कुंवारा था। बेटा काम के सिलसिले में दूसरे शहर रहता था, मगर वहीं का होकर रह गया। मतलब कि वो सालों साल घर नहीं आता था और ना ही कोई पैसे भेजता था। इसलिए मानसी बाई को अपना गुजारा करने के लिए घरों में काम करना पड़ता था। मेरी माँ मुझे पढ़ाना चाहती थी। अब हमें रहने के लिए घर भी मिल गया था। बस मेरी पढ़ाई और घर के खर्चे के लिए मेरी माँ अब मानसी बाई के साथ काम पर जाने लगी। वक्त यूं ही गुजरने लगा। मैं जवानी की तरफ बढ़ती गई और मेरी माँ की उम्र ढलने लगी। जब मैंने स्कूल से कॉलेज, फिर कॉलेज से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो वहाँ मेरी मुलाकात वरुण नाम के एक लड़के से हुई। पहले दोस्ती और फिर दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता प्यार में बदल गई। वरुण मुझे सच में सच्ची मोहब्बत करने लगा था। वह एक अमीर बाप का बेटा था। मैं रोजाना उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठकर घूमने चली जाती थी। मेरी तो दुनिया ही बदल गई थी। मुझे अपनी माँ पर कोई तरस नहीं आया। मुझे वरुण की मोहब्बत पर यकीन हो चुका था। अब वो मुझसे शादी करना चाहता था। मुझे भी वरुण से मोहब्बत हो गई थी और मैं भी अब उससे शादी करना चाहती थी। मैं उस गरीबी दुनिया से तंग आ चुकी थी। वरुण के कहने पर मैंने माँ से उसके बारे में बताया। माँ ने मेरी बात को सुने बिना ही मना कर दिया। मैं भी जिद पर अड़ गई। शुरू में तो मैंने अपनी माँ की बहुत मिन्नतें की, मगर वह किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं थी। उनका एक ही जवाब होता कि तुम अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, कुछ बन जाओ, फिर शादी कर लेना। मुझे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आता था। दिल चाहता था भाग जाऊं यहाँ से। आखिर एक दिन माँ की मर्जी के खिलाफ जाकर वरुण से शादी कर ली। वरुण के पापा का न्यूजीलैंड के 4 मशहूर शहरों में स्टील की सप्लाई का बिजनेस था। मैं वरुण के साथ न्यूजीलैंड शिफ्ट हो गई। मुझे अपनी बूढ़ी माँ पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया, जिसने लोगों के घरों में सफाइयाँ करके मुझे पाला और पढ़ाया था। मैंने यह भी ना सोचा कि मेरे यूं घर छोड़ने पर मेरी माँ का क्या हाल होगा। वह मेरे बिना रह भी पाएगी या नहीं। मैं तो वरुण के प्यार में अंधी हो गई थी और अपनी माँ के प्यार को भुला बैठी थी। बिना बताए मैं घर से भाग गई और फिर कभी पलटकर माँ की खबर ना ली। शादी के बाद मैंने अपनी नई जिंदगी शुरू की। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि मेरे 2 बच्चे भी जवान हो चुके थे। एक दिन न्यूजीलैंड के एक मशहूर पार्क में मुझे मेरी पुरानी जानने वाली अचानक से मिल गई, जिनका नाम दीपिका था। उन्होंने इतने साल बाद भी मुझे पहचान लिया। वह हमारे मोहल्ले की सबसे अमीर फैमिली से थी और मुझे पढ़ाने के लिए मेरी माँ ने उनके घर भी सफाई का काम किया था। दीपिका से मिलने से पहले आज तक भी मैं अपने फैसले पर कभी ना पछताई थी, मगर दीपिका से मिलने के बाद ना सिर्फ मुझे पछतावा हुआ था, बल्कि अब मुझे एहसास भी हो रहा था। मैंने दीपिका से अपनी माँ के बारे में पूछा तो दीपिका ने बताया कि तुम्हारी माँ तुम्हारे जाने के बाद बहुत रोई थी। तुम्हें ढूंढने के लिए तुम्हारी तस्वीर को अपने सीने से लगाकर पागलों की तरह गलियों में एक दिन एक किन्नर लड़के को अपने घर लाई और लोगों से कहती कि यह उनका बेटा है, मगर लोगों ने तुम्हारी माँ की बात मानने से इनकार कर दिया। तुम्हारी माँ ने मेरी माँ को तुम्हारे किन्नर भाई और तुम्हारे पिता के बारे में बताया कि किस तरह तुम्हारे भाई को तुम्हारे पापा ने अपनाने से मना कर दिया था। फिर यह भी बताया कि कितने साल वो अपने बेटे से मिलने के लिए तड़पती थी। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले मेरी दोस्त जिसके घर मैंने विशाल को छोड़ा था, मेरी उसी दोस्त के पति ने विशाल को मार डालना चाहा। तुम्हारी माँ की कहानी सुनकर हम सब रो रहे थे, मगर हम कुछ नहीं कर सकते थे। तुम्हारी माँ पागलों जैसी बातें करती थी। बहुत ढूंढने के बाद जब तुम नहीं मिली तो तुम्हारी माँ मोहल्ले को छोड़कर अपने किन्नर बेटे के साथ चली गई। मेरे पापा ने तुम्हारे भाई को फ्रूट की ठेली लगवा दी, मगर जालिम समाज ने तुम्हारे भाई का जीना हराम कर दिया। दीपिका ने बताया कि तुम्हारे इस गलत कदम की तकलीफ ने तुम्हारी माँ को दिल की मरीज बना दिया। उनका महंगा इलाज करवाने के लिए विशाल फ्रूट बेचकर पैसा पूरा नहीं कर सकता था, इसलिए उसने शादी ब्याह के फंक्शन पर नाचना गाना शुरू कर दिया। नाच गाकर कमाए गए पैसों से विशाल ने अपनी मां का इलाज शुरू करवाया, मगर डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को कहा और 8 लाख रुपए फीस मांगी, जो कि विशाल के लिए नामुमकिन थी। इसी दौरान नए मोहल्ले में जहां तुम्हारी मां और विशाल शिफ्ट हुए थे, वहां के कुछ बुरे लड़कों ने विशाल को लालच दिया कि आज रात को बहुत बड़ा फंक्शन है, वहां जाकर डांस दिखाओ तो 2-3 लाख रुपए कमा सकते हो। विशाल ने उन बुरे लड़कों की बात मान ली और उन्होंने विशाल को बहला फुसलाकर दूर वीरान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे मार डाला और फिर सबूत मिटाने के लिए विशाल को जिंदा जला डाला। इधर जब विशाल की मौत की खबर 3-4 दिन बाद तुम्हारी माँ तक पहुँची तो तुम्हारी माँ चिल्लाती हुई पुलिस के पास गई
मगर वह कुछ ना कर सके क्योंकि वह लड़के अमीर बाप की औलाद थे। आखिर में वह भी सदमे से ईश्वर को प्यारी हो गई। लोगों ने विशाल की जली हुई लाश को पुलिस के हवाले कर दिया। तुम्हारी माँ के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी मेरे पापा ने अपने जिम्मे ले ली थी। तुम्हारे मौसा मौसी जी को पता होने के बावजूद भी उनकी मृत्यु पर नहीं आए। दीपिका की बात सुनकर मैं रोने लगी। मैंने सहारे के लिए दीपिका के कंधे पर सर रखना चाहा तो दीपिका ने मेरा सर झटक दिया। दीपिका मुझे यह कहकर छोड़कर चली गई कि तुमने बहुत गलत किया है, तुम्हें जरा भी अपनी माँ पर तरस नहीं आया। पहली बार मुझे एहसास हुआ था। मैं बहुत रोई और जब मैं घर वापस आई तो देखा कि मेरी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ गलत हरकत कर रही थी। मैंने अपनी बेटी पर हाथ उठा दिया। वरुण उन दिनों काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे और बेटी को इस तरह से थप्पड़ मारना वहाँ के कानून के खिलाफ था। मेरी बेटी वहाँ के माहौल में पली बड़ी थी। इसे मुझ पर बहुत गुस्सा आया और उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पुलिस बुला ली, मुझे गिरफ्तार करवा दिया। वही मेरी बेटी ने मुझे पागल घोषित करा दिया और मेरे बेटे ने भी मेरी कोई तरफदारी नहीं ली और मुझे 6 महीने के लिए एक पागलखाने के हवाले कर दिया ताकि मेरा दिमागी इलाज हो सके। मेरे इसी केस के दौरान मेरे पति ने भी मेरी कोई खबर ना ली और उनकी एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। मैंने अपने पति को आखिरी बार भी नहीं देखा, कहीं मैं अपनी दिमागी हालत की वजह से किसी को नुकसान ना पहुंचा दूं। पति की मृत्यु के बाद कारोबार बेटे ने संभाल लिया और मुझे हमेशा हमेशा के लिए ओल्ड होम छोड़ आए। मैं अब 1 साल से ओल्ड होम में हूँ। शायद मरने के बाद भी मेरी औलाद मुझे नहीं अपनाएगी। मेरी लाखों खुशामदों के बाद 1-2 बार दीपिका मुझसे मिलने आई थी, मगर इस बार उसने भी मना कर दिया और कहा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं तुम्हारे पास आ सकूं। मैं दिन रात रोती हूँ, चिल्लाती हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, मगर मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करता। मैं रो रो कर भगवान से माफी मांगती हूँ। अपनी माँ का चेहरा बार बार मेरी नजरों के सामने आता है। मैं जब भी अपनी माँ से माफी मांगने के लिए माँ की तरफ दौड़ती हूँ तो वह गायब हो जाती है और फिर जब मैं बहुत रोती हूँ तो वह फिर से मेरे सामने आ जाती है। मैं क्या करूँ? मैं अब यहाँ पर अपनी आखिरी सांस तक कैदी बनकर रहूंगी। मेरी मृत्यु के बाद अगर कोई हिंदू फैमिली मेरी चीता को अपने तरीके से अग्नि देने की जिम्मेदारी लेगी तो मेरे शव को उनके हवाले कर दिया जाएगा, नहीं तो लावारिश लाशों का अंतिम संस्कार करने वाली संस्था के मुताबिक मुझे जला दिया जाएगा। मैं अपनी कहानी के आखिर में बस इतना ही कहूंगी कि अगर आपकी मोहब्बत आपके माँ बाप के लिए तकलीफ बनने लगे तो भगवान के लिए अपनी मोहब्बत छोड़ दे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।